हेलो नीट एस्पिरेंट्स, हेलो 11th स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सबके प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं फिंगर टिप्स का जितने भी सारे एमसीक्यू है वो सॉल्व करूंगा। तो पहले हम पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड सॉल्व करेंगे। ओके। तो लिविंग वर्ल्ड में फिंगर टिप्स में लगभग लगभग 90 क्वेश्चन है। तो ये टोटल 90 क्वेश्चन में ये टोटल 90 क्वेश्चन मैं दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहला पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 42 तक सॉल्व करूंगा एंड सेकेंड पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 43 टू 90 तक सॉल्व करूंगा। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मेरे बात ध्यान से सुनिए। तो मैं जितना भी क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन तो हम डिस्कशन करेंगे ही, बट जो इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कशन करेंगे वो है क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन के पीछे वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लेते हैं तो बायोलॉजी में आपको ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेसिस में सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे एंड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। व्हिच बायोलॉजिस्ट हैज बीन कॉल्ड द डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के डार्विन कौन है? डेफिनेटली जो डार्विन के थ्योरी को मॉडिफाई किए होंगे उनको ही हम 20th सेंचुरी के डार्विन बोलेंगे। तो डार्विन्स के थ्योरी को किसने मॉडिफाई किए थे? आंसर है अर्नस्ट मेयर ने डार्विन्स के थ्योरी को मॉडिफाई किए थे। तो जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, उसमें अर्नस्ट मेयर ने जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट ऐड किया था। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कुछ क्वेश्चन जो ऑन आंसर था, जिसका आंसर नहीं मिल रहा था, लाइक पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आता है, स्पेसीज कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर जेनेटिक्स ऐड होने के बाद मिल गया। उसके अलावा अर्नस्ट मेयर ने क्या किए थे, बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलके मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन दिए थे, जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होता है। इसीलिए हम मतलब अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी के डार्विन बोलते हैं। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन प्लांट ग्रोथ ऑकर्स डैश, वेयर इज इन एनिमल्स इट ऑकर्स डैश। अच्छा, इसके लिए हमें ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा। इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज, नहीं, कंटिन्यूअसली, यस। इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली, क्योंकि प्लांट के पास एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है, इसीलिए प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है। ओके, वेयर इज इट एनिमल्स इट ऑकर्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज, यस। जो एनिमल सेल होते हैं वो सर्टेन एज के बाद डिवाइड करने का एबिलिटी लॉस कर देते हैं, मैक्सिमम सेल डिवाइड करने का एबिलिटी लॉस कर देते हैं, इसीलिए सर्टेन एज के बाद एनिमल्स में और ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following features are known as the twin characteristic of growth। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ग्रोथ का दो कैरेक्टर क्या है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपके घर में 5 लोग थे और 2 नए बच्चे का जन्म हुआ, हो गए 7 मेंबर्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपकी फैमिली में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, नंबर ऑफ पीपुल्स के ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली ग्रोथ हुआ। ओके, आप थे 50 किलो और खा पी के हो गए 70 किलो। ओके, तो मैं बोलूँगा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। ओके, इसका मतलब इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास बोथ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज इन मास, यस, इंक्रीज इन मास ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यस, ये भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सेलुलर डिफरेंशिएशन, नहीं, ये भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आई एन टू आई, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। which of the following which of the following groups consist of organisms which multiply by fragmentation। अच्छा, कौन से ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम कॉन्सेप्ट के बेसिस में सॉल्व करेंगे। बच्चे अक्सर क्या करने लग जाते हैं, तो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल याद करने लग जाते हैं, बट इसको हम कॉन्सेप्ट के बेसिस में सॉल्व करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ फ्रैगमेंटेशन क्या है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब, अगर मैं कोई आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दूं, कोई प्लांट दूं, एनिमल दूं, या फिर और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूं, ओके, अगर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर दूं, छोटा छोटा टुकड़ा कर दूं, उस छोटा टुकड़ा, और जिसको हम फ्रैगमेंट भी बोलते हैं, उस छोटा फ्रैगमेंट में से अगर वो ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाए,
अगर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाए तो तभी मैं बोलूंगा कि वो ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई कर गया। ओके, तो ये छोटा टुकड़ा से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के लिए ये छोटा टुकड़ा या फिर जो छोटा फ्रैगमेंट है उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना पाए। तो फिर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होने के लिए वो छोटा टुकड़ा के पास सफिशिएंट सेल्स एंड एफिशिएंट सेल होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एफिशिएंट सेल होना चाहिए जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना पाए। ओके, इसका मतलब फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई कौन कर सकते हैं, जिसके पास ज्यादा सेल्स होगा, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सब आप मुझे पूछेंगे क्या सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? मान लो ये एक मैंने आपको एक सिंगल सेल दिया, ये एक सिंगल सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसका मैंने छोटा छोटा टुकड़ा किया, क्या वो छोटा टुकड़ा से पूरा का पूरा सेल्स बन जाएगा? आंसर है नहीं, वो छोटा टुकड़ा से पूरा सेल्स नहीं बनेगा, क्योंकि वो सेल वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक ही सेल में पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं वो सेल को छोटा छोटा टुकड़े में काट दूं तो वो सेल्स मर जाएगा। सर आप पूछेंगे तो बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है? यस, बाइनरी फ्यूजन वो अलग है, वो फ्रैगमेंटेशन नहीं है। सर आप पूछेंगे सर ईस्ट तो बॉन्डिंग करता है? यस, बॉन्डिंग अलग है, वो फ्रैगमेंटेशन नहीं है। फ्रैगमेंटेशन मतलब छोटा छोटा सेल्स को टुकड़ा करना, और अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोटा छोटा टुकड़ा कर दूंगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, एक पहला इन्फॉर्मेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल होना चाहिए। ओके, अच्छा अभी हम ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शन है आर्थवर्म मल्टीसेलुलर, अच्छा एमोइबा यूनिसेलुलर, तो ऑप्शन है ए हो गया रॉन्ग, क्योंकि एमोइबा नहीं कर सकता, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी आर्थन मल्टीसेलुलर, फुंजी है मल्टीसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट गलत हो गया। ऑप्शन सी फुंजी मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एल्गी मल्टीसेलुलर, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस मल्टीसेलुलर, तो ऑप्शन सी हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मल्टीसेलुलर है। ऑप्शन डी एमोइबा यूनिसेलुलर, अच्छा हाइड्रा मल्टीसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, यहाँ पे दो यूनिसेलुलर है, तो ये भी हो गया रॉन्ग आंसर। अच्छा, पहले ऑप्शन डी को देखने के बाद तो मैंने ऑप्शन सी चूज करना चाहिए था, क्योंकि क्योंकि देखो जरूर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्थर आर्थर मल्टीसेलुलर है बट वो फ्रैगमेंटेशन नहीं कर सकता है। ओके, फ्रैगमेंटेशन होने के लिए मल्टीसेलुलर होना जरूरी है, बट सब मल्टीसेलुलर सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन नहीं कर सकते, ये भी याद रख लो। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मतलब यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल्स याद रखने नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इसका मतलब वो स्टेराइल है। इसको भी हम कॉन्सेप्ट के बेसिस में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऑप्शन है म्यूल्स, म्यूल्स क्या है, मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स, उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो चाइल्ड या एनिमल बनता है उसको हम बोलते हैं म्यूल्स। तो म्यूल्स स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा? अच्छा ये देखो, डोंकी और हॉर्स दोनों क्या है, दोनों अलग 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 स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। अगर दो अलग अलग स्पेसीज आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो हाईएस्ट चांस है कि स्पर्म और ओव्यूम फर्टिलाइज ही ना हो, वो है हाईएस्ट चांस। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा, या फिर जाइगोट सर्वाइव किया तो फिर वो एनिमल सर्वाइव नहीं करेगा, बार्थ होने के बाद या फिर ऊंब में वो सर्वाइव नहीं करेगा। अगर सर्वाइव भी कर गया वो खुद का फैमिली आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो म्यूल एक किसका रिजल्ट है, इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इंटरकोर्स का रिजल्ट है म्यूल्स। तो म्यूल्स है तुम्हारा स्टेराइल, जो जिंदा तो हो जाता है लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो म्यूल्स हो गया तुम्हारा स्टेराइल। ओके, वार्कर बी भी स्टेराइल है, क्यों? क्योंकि हनी बी में जितने भी फीमेल्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही फीमेल रॉयल जेली फीड करता है। रॉयल जेली फीड करने के बाद, रॉयल जेली खाने के बाद उसके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके बाद वो फीमेल बी क्वीन बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है, और बाकी के फीमेल वर्कर भी बन जाते हैं, मतलब वो स्टेराइल ही रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी के बी रॉयल जेली फीड नहीं करते हैं,
तो उनको हम वर्कर बी बोलते हैं, जो कि स्टेराइल होते हैं। ओके, तो ये भी है तुम्हारा ऑप्शन बी, वर्कर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, यहाँ पे खुद लिखा है इनफर्टाइल, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई ग्रोथ cannot be defined as, sorry, why growth cannot be taken as defining property of living organism, why growth cannot be taken as defining property of living organism, ग्रोथ को हम क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? ऐसा प्रॉपर्टी जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करे। इसका और भी सिंपल से मैं बोलूं, ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मिले और किसी के पास ना, और सॉरी नॉन लिविंग के पास ना मिले, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास मिले। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, जो सेल होता है लिविंग, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल मिलता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल मिलता है क्या? नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं मिलता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म कर सकता है? क्या कोई नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता है। तो मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट अगर मैं ग्रोथ बोलूं, क्या बोलूं? ग्रोथ, मान लो मेरे पास माउंट एवरेस्ट, मेरे पास माउंट एवरेस्ट है, जिसके ऊपर कंटिन्यूस स्नोफॉल होता है, उसके वजह से उसके ऊपर क्या स्नो डिपोजिट हो जाता है, बर्फ जमा हो जाता है, उसके वजह से उसका क्या होता है, वो माउंटेन का मास इंक्रीज करता है कि नहीं करता है? मास बढ़ जाता है। अभी हमने डिस्कशन करके आए, अगर मास इंक्रीज होता है तो उसको मैं ग्रोथ बोलूं या ना बोलूं? ग्रोथ बोलूं। इसका मतलब नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है, उसका ग्रोथ बढ़ता है, मास बढ़ता है। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ, क्योंकि ग्रोथ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के पास मिलता है। ओके, तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो बाय इंक्रीज इन बॉडी मास। ओके, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements regarding the response of living organism to external stimuli is correct? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए क्या रेस्पॉन्स होता है, उसके बेसिस में कुछ स्टेटमेंट दिया है, जिसमें हमें करेक्ट कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यस, एक्सटर्नल स्टिमुली फिजिकल हो सकता है, लाइक मैं टच करूँ, तुम्हें हीट या टेम्परेचर दूं, ये हो गया तुम्हारा हीट, टेम्परेचर, टच, ये सब फिजिकल स्टिमुली में जाता है। केमिकल स्टिमुली लाइक तुम कुछ खाना खा रहे हो, उसका टेस्ट फील कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास केमो रिसेप्टर्स है, तो केमिकल एक्सटर्नल स्टिमुली केमिकल भी हो सकता है। बायोलॉजिकल लाइक तुम्हारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तुम्हें पता चल रहा है, तो स्टिमुली बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बी देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन बी सेंस एंड रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना भी छोट कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, सबके पास इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को सबके पास इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करने का कैपेसिटी है। ओके, सी कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि नॉन लिविंग एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लोहे को टुकड़ा को आग में डालूं, क्या वो लोहे का टुकड़ा भाग जाएगा? नहीं भाग पाएगा। क्या वो बोलेगा अरे अरे मुझे इतना गर्मी हो रहा है, मैं चला जाऊं? नहीं कर पाएगा, वो रेस्पॉन्ड नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड कर पाएगा। ओके, ज्यादा गर्मी कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने हैबिटेट में चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसके कंपैरिजन में अगर हीट ज्यादा हो गया, वो अपने हैबिटेट में चला जाएगा जहाँ पे हीट कम है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, और वो कॉन्शियस है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हो गया ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस, सब के सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। अच्छा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये अभी हम डिस्कस करके आए, ये करेक्ट है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। हाँ, हम कर सकते हैं।
कोई भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब सेल के बाहर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। यस, करेक्ट। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तो अभी हम डिस्कस करके आए कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो I to I3 ऑल करेक्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम मैच करना है। प्लानरिया फंजीस्ट उसका आई थिंक रिप्रोडक्शन दिया है। ओके, देखते हैं अभी। प्लानरिया प्लानरिया हाँ, प्लानरिया आएगा, ट्रू जनरेशन, ये सब मैं डिस्कशन करूंगा जब मैं रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेके आऊंगा, ये सारे के सारे डिस्कशन में करूंगा। फ्यूजी फ्यूजी अभी हम डिस्कशन करके आए, फ्रैगमेंटेशन कर सकता है, उसके साथ स्पोर भी बना सकते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी बना सकता है। तो बी का 2 होगा, 2i एंड IV। यस, कहाँ पे है बी का 2i एंड IV? ऑप्शन बी में 2i एंड IV, 2i एंड V है, 2i एंड V, मतलब फ्रैगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल स्पोर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। सी देखिए, ईस्ट का होगा बोर्डिंग, सी का 3i। यस, सी का 3i, एमोइबा करेगा बाइनरी फ्यूजन। यस, तो डी का आई। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of। अच्छा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन से बेसिस से अलग है? ये चारों ऑप्शन से हमें चुनना है। लोकोमोशन, ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग कर सकते हैं। एयर फ्लो होता है, एयर नॉन लिविंग है लेकिन एयर फ्लो होता है, तो लोकोमोशन दोनों कर सकते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट, अभी तो मैंने बोला कि ग्रोथ नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, यस, ये सिर्फ लिविंग कर सकता है। लिविंग रेस्पॉन्स टू स्टिमुली के बेसिस से नॉन लिविंग से अलग है, क्योंकि नॉन लिविंग रेस्पॉन्स टू स्टिमुली नहीं कर सकता, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के एग्नेस्ट में रेस्पॉन्स नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following sets do not contain defining characteristic of living organism? तो कौन सा सेट, मतलब ABCD में पेयर कुछ एग्जांपल्स दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिखा नहीं रहा है? ओके, which does not contain defining characteristic of living organism। ओके, कौन सा नहीं है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा नहीं है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अच्छा, ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये तो अभी हम डिस्कशन करके आए, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकता है, मास इंक्रीज हो सकता है नॉन लिविंग का। रिप्रोडक्शन क्या कोई नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये क्या अब हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए? होना तो चाहिए, क्योंकि कोई नॉन लिविंग मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करता है। हमने बोला कि जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के पास होता है, नॉन लिविंग के पास नहीं होता है। क्या लिविंग के पास रिप्रोडक्शन होता है? यस, होता है, लेकिन ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? आंसर है नो। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला जैसे म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वर्कर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। स्टेराइल फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ओके, कोई भी इंडिविजुअल स्टेराइल हो तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, भले ही वो नॉन लिविंग के पास नहीं है, बट सारे के सारे लिविंग के पास रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होना चाहिए, उसके साथ कोई भी नॉन लिविंग के पास नहीं होना चाहिए, वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बी, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी हम डिस्कशन करके है कि मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉन लिविंग के पास सेल नहीं मिलता है, नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते हैं। ओके, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड कॉन्शियसनेस, ये भी तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आई थिंक यहाँ पे बी एंड सी बोथ करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं है। which of the following sets does not containing अच्छा, does not, अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट पूछा है, कौन डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया आंसर, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो गया तुम्हारा आंसर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यस करेक्ट है, क्योंकि अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल डिवीजन हो गया, वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया,
क्या मैं बोल इसका मतलब सेल का नंबर बढ़ गया, एक था दो हो गया, या फिर दो था चार हो गया, दो से चार हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सेल का ग्रो हुआ? डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि नंबर इंक्रीज होना भी ग्रोथ कंसीडर किया जाता है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यस करेक्ट है। प्लांट ग्रो बाय सेल डिवीजन अप टू ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, गलत। प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एंड वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता रहता है। ऑप्शन 3, एनिमल एग्जिबिट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ सन, ये गलत है। ये दो स्टेटमेंट उल्टा बोल दिया। प्लांट का एनिमल का बोल दिया, एनिमल का प्लांट का बोल दिया। एनिमल सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ तक ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद एनिमल सेल्स डिवाइड होने का कैपेसिटी लॉस कर देते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन वन करेक्ट है, ऑप्शन वन सिर्फ करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट which one are true and which ones are false। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। इन ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, यस करेक्ट है। मैं समझाता हूँ अभी। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, यस करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने समझा क्या है, एक सेल से दो सेल होगा मतलब उसका रिप्रोडक्शन हुआ। एक सेल से दो सेल होना, उसका मैं क्या बोलूंगा? रिप्रोडक्शन हुआ। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेल का ग्रोथ भी हुआ क्योंकि उसका नंबर बढ़ गया? यस मैं बोल सकता हूँ सेल का ग्रोथ भी हुआ, मतलब उसका रिप्रोडक्शन ही उसकी ग्रोथ का सिनोनिम है, तो करेक्ट है। cellular organization of body is defining feature of life form, cellular organization of body is defining feature of life form, yes ये एक डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि नॉन लिविंग के पास सेल्स नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये ट्रू हो गया, ए ट्रू हो गया, बी भी ट्रू हो गया। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम, कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में जो रिएक्शन, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उसमें कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या आउटसाइड सेल कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम कर सकते हैं। लैब में टेस्ट ट्यूब में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लैब के टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या? कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब ये सी हो गया फॉल्स, सी हो गया फॉल्स। अच्छा, आप मुझे बोल सकते हैं सर आउटसाइड मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो पा रहा है, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे हुआ? मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसीलिए इसीलिए क्या टेस्ट ट्यूब खुद से मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है? क्या टेस्ट ट्यूब खुद से मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है। पहला आंसर है नहीं कर रहा है। सेकंड बात, क्या टेस्ट ट्यूब तुम्हारे सेल्स में जितने भी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसर है क्या वो टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा? आंसर है नो, नहीं हो पाएगा, सारे के सारे नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हो पाएगा। इसीलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो सेल खुद से कर सकता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब खुद से नहीं कर सकता है। ओके, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो ये फॉल्स है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वेरिंग डिग्रीज, क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक्ड है ईच अदर से बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल? यस, जितना भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए मिलता ही है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि देखो बैक्टीरिया के पास भी ग्लाइकोलिसिस होता है, हमारे पास भी ग्लाइकोलिसिस होता है। ओके, तो कहीं ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और डीएनए आरएनए मिलता ही तो है। ओके, तो डी हो गया ट्रू। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट 14, द मोस्ट ऑब्वियस एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे ऑब्वियस मतलब करेक्ट, सबसे ऑब्वियस मतलब प्रॉपर, सबसे प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? सबसे ऑब्वियस डिफाइनिंग फीचर क्या है? इंक्रीज इन साइज बाय सेल डिवीजन, इंक्रीज इन साइज बाय सेल डिवीजन, ये ऑब्वियस नहीं है क्योंकि इंक्रीज इन साइज मतलब ग्रोथ, ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर ही नहीं है। इंक्रीज इन साइज मतलब ग्रोथ, ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर ही नहीं है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ ओन टाइप, सेक्सुअली एक्चुअली रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है क्योंकि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल बोल के, म्यूल हो गया, वर्कर भी हो गया, स्टेराइल फीमेल हो गया। ऑप्शन सी, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्स टू देम, दिस इज द ऑब्वियस प्रॉपर्टी, क्योंकि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे इन्वायरमेंटल स्टिमुली को रेस्पॉन्स सेंस कर सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट में अपना रेस्पॉन्ड दिखाते हैं। ओके, प्रेजेंस ऑफ रीजनरेशन प्रॉपर्टी इन वेरियस बॉडी पार्ट्स, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम और एक टॉपिक में चले गए। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड।
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दी साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज। तो साइंटिफिक नेम क्या एंश्योर करता है? मेनी नेम्स रीजन वाइज, रॉन्ग। ओनली वन नेम, ये करेक्ट है। साइंटिफिक नेम मतलब ओनली वन नेम होना चाहिए। मल्टीपुल नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, रॉन्ग। एक ही नाम, मल्टीपुल नेम नहीं। वन नेम इन वन लैंग्वेज, ये भी गलत। वन नेम इन वन लैंग्वेज मतलब मल्टीपुल नेम इन मल्टीपुल लैंग्वेज, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 16, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ए पढ़ते हैं, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly by identification। ये ट्रू है, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे तभी जाके उसका नेमिंग कर पाएंगे, नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। अच्छा, ऑप्शन बी पढ़ते हैं, द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ये भी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन बी भी ट्रू है, क्योंकि साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, एक ही नाम होना चाहिए। Description of any organism should enable the people to arrive at the same name in any part of the world। सेम नेम से मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम, करेक्ट है। सी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। नोमेनक्लेचर एंश्योर दैट सेम नेम हैज बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि सेम नेम अदर ऑर्गेनिज्म में यूज नहीं होगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम, वो नेम और किसी ऑर्गेनिज्म में यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। बाकी ये ए बी सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी क्वेश्चन 16 का आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये हमारे एनसीईआरटी में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर लिखा है, दोनों ही करेक्ट है। ओके, एक ही मीनिंग है, दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन 19 सेम ही है, ये आप खुद कर लीजिए, सेम ही है। यहाँ पे देखो इंडियन दिया है, इंडियन कोड ऑफ, आप खुद ही आंसर कर लीजिए। 20 पे आता है क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। अच्छा, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखते हैं। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, नेमिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, गलत। नेमिंग लैटिन में होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है। नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम नेम होगा ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा, सेम नेम होगा, ट्रू, बी इज ट्रू। सी, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट मे कॉज लेस कंफ्यूजन, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि ऐसे लेस कंफ्यूज करेगा, कम कंफ्यूज करेगा, ज्यादा कंफ्यूज करेगा, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था नोमेनक्लेचर में। ओके, नोमेनक्लेचर में सीधा सा नाम, एक ऑर्गेनिज्म एक नाम, नोमेनक्लेचर का सीधा सा काम, नोमेनक्लेचर का सीधा सा काम, एक ऑर्गेनिज्म एक नाम। ओके, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर, ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट बिकम्स इजी टू प्रोनाउंस, ये क्या बोल रहा है कि इजी टू प्रोनाउंस, इनफैक्ट हम प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते हैं इंडियन, तो इंडियन को प्रोनाउंस करना थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ओके, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ ऑप्शन 21, फाउंडर ऑफ बायनोमिकल नोमेनक्लेचर कौन है? कार्लस लिनियस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Most name in biological nomenclature of living organism are taken from which language? बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कौन से लैंग्वेज में, मतलब कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन से, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, in the binomial system of nomenclature developed during the 18th century by Carlos Linnaeus, the second word of an organism's biological name represent, जो बायोलॉजिकल नेम का सेकेंड वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का, सॉरी,
ओके, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ओके, ये जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड वर्ड स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वर्ड जेनस को रिप्रेजेंट करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statement regarding the universal rule of binomial nomenclature is incorrect? अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कौन सा रूल इनकरेक्ट है? यहाँ पे कुछ रूल्स दिया है, कौन सा इनकरेक्ट है हमें बताना है। तो पढ़ते हैं। ओके, ए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। करेक्ट, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम लैटिन से डिराइव्ड है और हम इटैलिक्स में लिखते हैं। ओके, फाइन। B, the first word in a biological name represent the genus while the second component denote the species. अभी मैंने वही बताया, first word genus, second word species. Both option C, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. Yes, यहाँ पे मैंने handwritten किया और underline किया, दोनों वर्ड को separately underline किया। और printed in italics to indicate their Latin origin। और जब हम कंप्यूटर में प्रिंट करते हैं तो हम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं क्योंकि उसका लैटिन ओरिजिन को हम इंडिकेट कर पाए। तो सी भी करेक्ट हो गया। डी क्या है? दी स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। गलत। यहाँ पे मैंने देखो ये जो स्पीसीज है, स्पीसीज नेम, ये स्पीसीज नेम जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, उसको मैंने स्मॉल स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। स्मॉल आई लिखा था ना इंडिका का, आई स्मॉल है, तो ये होगी, यहाँ पे क्या बोला है? कैपिटल लेटर, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25, क्वेश्चन नंबर 25, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स जीनस इज रिटन आफ्टर स्पेसीज। ये हो गया तुम्हारा रॉन्ग। जीनस इज रिटन बिफोर द स्पेसीज, स्पेसीज इज रिटन आफ्टर द जीनस, जीनस के बाद स्पेसीज आता है, जीनस स्पेसीज के बाद नहीं आता है। अच्छा, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, प्लांट, एनिमल और लिविंग और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए सेम है। प्लांट के लिए अलग, एनिमल के लिए अलग, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ओके, ऑप्शन बी, both genus and species, the first in both in genus and species the first letter is capital, the first letter is capital letter। जीनस और स्पेसीज दोनों में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। गलत। जीनस में होता है, सिर्फ जीनस में होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पेसीज में होता है मतलब स्पेसीज में होता है फर्स्ट लेटर स्मॉल, जैसे मैंने बताया था मैंगीफेरा इंडिका का, अभी हम डिस्कस करके आए। जीनस एंड स्पेसीज नेम आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेम कौन से लैंग्वेज में डिराइव्ड है? लैटिन से, अभी डिस्कस करके आए। ये गलत हो गया, सी भी गलत, बी भी गलत, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। डी क्या है? बोथ जीनस एंड स्पेसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। करेक्ट, इटैलिक्स में प्रिंट होता है लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए। ओके, 26, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली डेस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ओनली जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। 26 का सी आंसर। नेम ऑफ name of the author appears after the specific epithet indicates that the species was first described first मतलब जो ओके क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। जो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में पूछा है, जो तुम्हारा साइंटिफिक नेम है, फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, लास्ट में क्या होता है? एब्रीविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का, एब्रीविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लीन। ओके, तो ये जो लीन है वो लीन किसको डिस्क्राइब करता है? ओके, यही पूछा है। नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इंडिकेट्स दैट द स्पेसीज वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द ऑथर। गलत। फर्स्ट आइडेंटिफाई नहीं किए थे, फर्स्ट ग्रोन बाय द ऑथर, वो उसको बढ़ाए थे, नहीं ऐसे नहीं, फर्स्ट ग्रो किए थे, नहीं गलत। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द ऑथर, करेक्ट। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द ऑथर इज करेक्ट, क्योंकि लीन इसीलिए दिया जाता है, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लीन, मतलब यहाँ पे कार्लोस लिनियस पहले डिस्क्राइब किए थे, नॉट कि आइडेंटिफाई नहीं किए थे या फिर उसको बढ़ाए थे, ऐसे कुछ नहीं है, उसको फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे। ओके, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें देखना है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, करेक्ट है, फर्स्ट वर्ड जीनस है। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। ये तो सही है, करेक्ट है, जब हैंडरिटन होता है अंडरलाइन करते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स, जनरली इन लैटिन, ग्रीक नहीं है, तो इसी हो गया रॉन्ग। सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिस स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, डी करेक्ट है, तो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट 29, द साइंटिफिक नेम ऑफ banyan tree written as Ficus bengalensis। ओके,
Ficus bengalensis L. Okay, which of the following statement is correct regarding this? The letter L signify Latin language. गलत. L किस जो लास्ट में L लिखा होता है वो किसका किसके लिए लिखा होता है? ऑथर का एब्रिविएटेड फॉर्म लिखा होता है. वो लाटिन लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करता है. लाटिन लैंग्वेज को क्या डिफाइन करता है? इटैलिक्स में लिखना लाटिन लैंग्वेज को डिफाइन करता है. ओके. द नेम शुड बी ऑप्शन बी पढ़ते हैं. द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विथ बेंगालेनेसिस प्रीसीडिंग फिकस. ये गलत है. इसको रिवर्स नहीं, इसका नाम सही है फिकस बेंगालेनेसिस बेनिंट्री का. तो बी हो गया रॉन्ग. सी लेटर एल सिग्निफाइज द टैक्सोनोमिस्ट लिनियस. दैट्स करेक्ट. यहाँ पे एल मैंने बोला कि जो टैक्सोनोमिस्ट या फिर जो ऑथर है उनका एब्रिविएटेड, उनके नेम का एब्रिविएटेड फॉर्म करता है. मतलब साइंटिस्ट नेम को वो सिग्निफाई करता है. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. बेंगलेनेसिस इज ए जेनेरिक नेम. गलत. ये स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसीज नेम है. तो डी रॉन्ग है. तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. सिलेक्ट करेक्टली सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटानिकल और जूलॉजिकल नेम. यहाँ पे कुछ बोटानिकल एंड जूलॉजिकल नेम लिखा है. हमें कौन सा करेक्ट है उसको बताना है. होमो सापियंस ये ह्यूमन का, मॉडर्न ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो सापियंस है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज नेम, यहाँ पे एस कैपिटल है. एस स्मॉल होना चाहिए था, मतलब स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर. तो स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर होना चाहिए था स्पीसीज का नेम. तो ये गलत है. ठीक है. पिस्सम साटिवम नाम तो सही है लेकिन ये हैंड रिटन है और ये इटैलिक्स में नहीं लिखा है. सॉरी, हैंड रिटन बोल रहा हूँ, ये इटैलिक्स में नहीं लिखा है, तो ये गलत है. पांथेरा टाइग्रिस मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका भी मैंगो का मैंगो का साइंटिफिक नेम है, लेकिन यहाँ पे इंडिका में जो स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर जो कि स्मॉल लेटर से होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया. तो करेक्ट कौन है? पांथेरा टाइग्रिस. यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है और ये इटैलिक्स में लिखा है. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 31. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस. अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए बोला है. ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस टू एंश्योर दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम. टू एंश्योर दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम. ये नोमेनक्लेचर को डिफाइन कर रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन कर रहा है. ओके, नहीं, ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया. ऑप्शन बी टू सिस्टमेटिकली अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म कंसीडरिंग रिलेशनशिप एमंग देम. रिलेशनशिप के बेसिस में सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करना, ये सिस्टमेटिक्स को डिफाइन कर रहा है. तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस में हम कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप करते हैं इंडिविजुअल को. इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन हो गया. ओके, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 32. द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज. मेन पर्पज क्या है क्लासिफिकेशन का? स्टडी जियोग्राफी. रॉन्ग. जियोग्राफी स्टडी करना रॉन्ग. लोकेट प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट एंड एनिमल्स को लोकेट करना, ये भी रॉन्ग. एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म. यस. अगर हम क्लासीफाई कौन से बेसिस में करते हैं? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं. तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है तो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है. दिस इज करेक्ट. ओके. स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ये रॉन्ग है. इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो सिस्टमेटिक्स में आएगा. क्वेश्चन नंबर 33. फास्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी. फास्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी. अच्छा, टैक्सोनॉमी का स्टेप्स क्या है? पहले होता है कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन, उसके बाद होता है नोमेनक्लेचर. यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नहीं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है. डिस्क्रिप्शन करके कुछ मेंशन नहीं होता है. कैरेक्टराइजेशन होता है. डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टराइजेशन अलग है. आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म ये तो सेकंड में आता है. नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये तो लास्ट में आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये तो आइडेंटिफिकेशन के बाद. अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन नहीं है तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन आंसर होगा. डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टराइजेशन अलग है. ओके. डिस्क्रिप्शन इस कैरेक्टराइजेशन कोई ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर को डिफाइन करता है. डिस्क्रिप्शन कोई कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है. तो ऑप्शन ए नहीं होगा. बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. तो अगर कैरेक्टराइजेशन होता लिखा होता तो कैरेक्टराइजेशन आंसर होता. ओके.
क्वेश्चन नंबर 34, ये थोड़ा फोटो गड़बड़ उठ गया है तो इसीलिए टेढ़ा दिख रहा है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी का बेसिस क्या है? अच्छा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों स्टडी होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी स्टडी होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी स्टडी होता है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक उसका हैबिटेट क्या है, डेवलप कैसे करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या है, ये सारे के सारे चीजें स्टडी होता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। Dash is a branch of science dealing with identification, nomenclature, and classification of the organism. This is the definition of taxonomy. ये taxonomy है. Option D is your correct answer. 36. The main objective of plant taxonomy is, plant taxonomy का main objective क्या है? To study the world's flora. Yes, taxonomy से हमें world's flora के बारे में जानने के लिए मिलता है। हालांकि directly study of world's era ऐसे एनसीईआरटी में directly mention नहीं है, but हमें टैक्सोनॉमी से वर्ल्ड फ्लोरा के बारे में जानने को मिलता है, स्टडी करने को मिलता है। दैट्स करेक्ट। टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। यस, टैक्सोनॉमी से आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, नोमेनक्लेचर भी करते हैं। दैट्स आल्सो करेक्ट। टू प्रोवाइड ए लैटिन साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। यस, टैक्सोनॉमी हम लैटिन साइंटिफिक नेम देते हैं। ओके, सी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। दैट इज ऑल ऑफ दिस योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेस क्या है? अच्छा, टैक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेस क्या है? कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर भी है, कैरेक्टराइजेशन भी है। तो ऑल ऑफ दीज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, dash which means, अच्छा, the word systematics is derived from the Latin word systema, Latin word system which means systematic arrangement of organism। अच्छा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको खाली डैश कर दिया है, बीच में थोड़ा सा स्टेटमेंट उठा लिया है, वर्ड उठा लिया है। तो अच्छा, ये फर्स्ट होगा सिस्टमा, उसके बाद होगा, सॉरी, फर्स्ट होगा लैटिन वर्ड, उसके बाद सिस्टमा, एंड उसके बाद सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन सी हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में ही है, बाकी किसी में नहीं है। 39, बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट। बायोसिस्टमेटिक्स का एम क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नहीं, बायोसिस्टमेटिक्स में क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप बेसिस में होता है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिस पे होता है। यस, मॉर्फोलॉजी इंक्लूडेड है, बट बायोसिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रायोरिटाइज है उसके बेसिस में होता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, डीलिमिटिंग वेरियस टैग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, करेक्ट है, बट टैग्जा को डीलिमिट नहीं करता है, मतलब टैग्जा का कोई बाउंड्री फिक्स नहीं करता है, ये गलत है। डीलिमिटिंग वेरियस, ये वाला लाइन गलत है, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं करता है टैग्जा का, तो बी भी रॉन्ग हो गया। ओके, सी, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटालिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी। यस, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करता है, उसके बेसिस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। डी भी पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नहीं है, साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में नहीं है, ये इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। अच्छा, सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है हमें, फिर से आ गया, सॉरी। ओके, ऑप्शन है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अच्छा, वर्ल्ड में जितने टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मिला के हम क्या बोलते हैं? आवर वर्ल्ड इज बायोडाइवर्स। ओके, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ आवर लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे? कार्लोस लिनियस। करेक्ट है, ये करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो कार्लोस लिनियस फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज मैंगीफेरा इंडिका। यस, करेक्ट है, क्योंकि हम मैंगीफेरा इंडिका को क्या लिखते हैं? मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कार्लोस लिनियस मैंगीफेरा इंडिका को फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, व्हिच इज ए रॉन्ग। मतलब सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सिस्टमैटिक्स में एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, सिस्टमैटिक्स
एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिस पे है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, व्हिच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय लिनियस। लिनियस क्या लिखते हैं, सिस्टेमा नेचुरे। 41 का ए आंसर है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स, सिस्टमैटिक्स का स्कोप क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारे के सारे स्कोप सिस्टमैटिक्स में इंक्लूडेड है। ये ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। सिस्टमैटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस में, बट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर सारे के सारे क्राइटेरिया को इन्वॉल्व करता है। तो सिस्टमैटिक्स में ये सारे के सारे आएंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में ये सारे आएंगे। टैक्सोनॉमी में टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दोनों को मिला के जाके बनता है हमारा सिस्टमैटिक्स। ओके, तो टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आ जाते, तो डेफिनेटली वो सिस्टमैटिक्स में भी आ ही गए। तो 42 इज सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।